स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, संज्ञान इंडिया यूट्यूब चैनल पर। ये टॉपिक मुगल काल का है, जिसमें हम मुगल काल के शासकों के बारे में जानेंगे कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, जिनकी इनकी प्रसिद्ध राजस्व व्यवस्था भी थी अकबर के काल में, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं मुगल वंश की स्थापना के बारे में। इसकी जब स्थापना हुई इस वंश की, तो इसकी स्थापना इस वंश की स्थापना हुई दी बाबर आता है सबसे पहले यहाँ 1526 ईस्वी में, और वो भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर जो बात करी ये तैमूर के वंशजों का था, तो इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। स्थापना की इसकी बाबर ने, और संस्थापक था बाबर। बाबर जो था ये तैमूर वंश का था, यानी पिता इसके तैमूर थे। बाबर के जो पिता थे वो तैमूर वंशज के थे, तैमूर वंशज के थे। और इनकी जो माता थी वो मंगोल से थी, मंगोल वंश की, मंगोल। इस तरह बाबर जो है पिता की तरफ से तो तैमूर वंशज का, और माता की तरफ से मंगोल था। तो इसकी खून में मिश्रित, मतलब दोनों रक्त का मिश्रण था, तुर्कों और मंगोलों का मिश्रण, तुर्कों और मंगोलों का मिश्रण। इसने सबसे पहले 1504 ईस्वी में काबुल को जीता था। भारत तो ये 1526 में आया था, और 1504 में इसमें काबुल को विजय की थी। उसके बाद अगर बाबर के जन्म के बारे में बात करें तो इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ये फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। फरगना वर्तमान में अब उज्बेकिस्तान देश है, वहाँ पर है। बाबर ने फिर आगे चल करके ये जिस वंश की, नवीन वंश की जो नींव डालता है वो था, इसने फिर चगताई वंश की नींव डाली। चगताई वंश की स्थापना करता है बाबर। आगे चलकर चगताई वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम चंगेज खा के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। लेकिन ये जो चगताई वंश है, इसी को आगे चल करके मुगल बुलाया गया, मुगल वंश। यही आगे चल करके मुगल वंश हो जाता है। बाबर जब 11 वर्ष का था तो इसके पिता का देहांत हो गया। 11 वर्ष में ये अपनी 11 वर्ष में अपने पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के पश्चात ये गद्दी पर बैठा, फरगना की ये गद्दी पर बैठता है। उसके बाद जब ये फरगना की गद्दी पर बैठा था सन 94 में, अब आप देख लिए 83 में जन्म हुआ है और 1494 में ये गद्दी पर बैठ रहा है। तो 1494 में ये गद्दी पर बैठता है।
फिर गद्दी पर बैठने के बाद फिर ये अपने अभियान को शुरू करता है, विजय अभियान को। सबसे पहले इसने 1501 ईस्वी में इसने समरकंद पर अधिकार किया। समरकंद पर अधिकार करता है, सबसे पहले समरकंद पर अधिकार करता है। और समरकंद पर के बाद, जो कि कम समय ही अधिकार रहा वहाँ पे, लगभग ये 8 महीने तक ही उस पर अधिकार कर पाया। उसके बाद फिर 1504 में, जैसे हमने बताया, कि फिर ये काबुल की विजय करता है। 1504 में ये काबुल की विजय करता है। और काबुल की विजय के पश्चात फिर इसका अधिकार जो है गजनी पर भी हो गया। आगे चलकर ये गजनी पर भी अधिकार कर लेता है। गजनी के अधिकार के पश्चात अब इसने फिर जाकर के 1507 में 1507 ईस्वी में बाबर ने जाकर के पादशाह, यानी कि पादशाह या जिसे बादशाह कहते हैं, इसकी उपाधि धारण की। तो 1501 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण किया, समरकंद को जीता। 1504 में काबुल को जीता। काबुल जीतने के बाद फिर इसने गजनी पर भी अधिकार किया। फिर जाके 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इस उपाधि के पहले बाबर, इस उपाधि के पहले ये जिस नाम से शासन करता था, वो मिर्जा की उपाधि धारण करता था। मिर्जा की उपाधि धारण करता था इससे पहले। तो जब ये बादशाह की उपाधि धारण करता है, फिर ये आगे बढ़ता है और भारत की तरफ इसकी नज़र उठती है। बाबर के भारत आने के कारण एक पॉइंट ये भी बनता है कि बाबर भारत आया क्यों। तो इसके भारत आने के कारणों की अगर बात करें, भारत आने के कारण बाबर भारत किस लिए आया, क्योंकि उस समय जो मध्य एशिया थी उसमें उज्बेकों से ये पराजित हुआ। तो उसकी मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति, मध्य एशिया में उज्बेकों से सामना, उज्बेक जो थे, उज्बेकों से पराजय हुई इसकी। इसके अलावा उस्मानी वंश और सफ़ी वंश का भी भय था। तो उस्मानी और सफ़ी वंश का भय, इस वंश का भय भी था बाबर को। इन्हीं दोनों के कारण बाबर, इससे एक और कारण ये था कि काबुल में इसका शासन था और काबुल में कम आमदनी थी, इतनी आमदनी काबुल में नहीं थी। काबुल में कम आमदनी, और क्योंकि बाबर सेना रखता था तो इससे उसका खर्च भी पूरा नहीं होता था, सेना की ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती थी, और धन की लालसा हुई, ये भी भारत आने का एक कारण था। दूसरा ये कि भारत में उस समय इसके लिए अवसर था। भारत में अवसर की उपलब्धता, अवसर था भारत में आक्रमण करने का। ये एक प्रमुख पॉइंट होता है कि जब आपको अवसर मिले तब आक्रमण करें। बाबर को इस समय अवसर मिल रहा था, केंद्रीय सत्ता वहाँ पे क्षीण हो गई थी, लोदियों की सत्ता थी उस समय दिल्ली में, बाकी आस पड़ोस में अन्य राजपूतों और अन्य शासकों का शासन था। भारत में पहले से ही परस्पर प्रतिद्वंदिता रखने वाले, यानी आपस में ही प्रतिद्वंदी थे,
भारत किसी शत्रु का जो अपने लिए साम्राज्य बनाने का और वहाँ पर सत्ता स्थापित करने की स्थिति में हो, उसका सामना करने की स्थिति में नहीं थी कोई सत्ता उस समय। तो इन सब के कारण बाबर का भारत की तरफ रुख हुआ। भारत पर आक्रमण की बात करें अगर बाबर के, तो पॉइंट लिखते हैं, बाबर का भारत पर आक्रमण जब ये बाबर भारत पर आक्रमण करता है, उस समय सबसे पहले इसका प्रथम अभियान जो होता है, प्रथम अभियान बाबर का जो प्रथम अभियान होता है वो होता है 1518-19 में। 1518-19 ईस्वी में ये पहला आक्रमण करता है, और ये आक्रमण होता है इसका यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। यानी कि ये एक यूसुफ जाई जाति थी, यूसुफ जाई, उसके विरुद्ध होता है। पहले इसने इस आक्रमण में बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में किया। इस आक्रमण से इसने बाजौर और भेरा इन दो स्थानों को, इन दो क्षेत्रों को अपने मतलब अधिकार में किया इसने। और ये जो बाजौर में एक किला था, बाजौर के किले को जीतने के लिए, बाजौर के किले को जीतने हेतु इसने बारूद का प्रयोग किया। तो बारूद एवं तोपों का प्रयोग किया। ये बात अकबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी बाबरनामा, उसमें लिखा है कि इसने बाजौर का जो मजबूत किला था उसको जीतने के लिए इसने बारूद और तोपों का प्रयोग किया था। फिर 1519 में इसने जो है 1519 में खैबर दर्रे को पार किया, जो कि पेशावर में है। इसने खैबर दर्रे को पार किया, खैबर दर्रे को पार किया, लेकिन यहाँ से जल्दी ही वापस लौट गया। दोबारा फिर जब आता है ये 1520 में दोबारा फिर लौट के आया, और 1520 में इसने पुनः बाजौर और भेरा को जीता। तो बाजौर एवं भेरा को दोबारा ये जीत लेता है, पुनः जीता। इस जीत में इसके साथ इसने सियालकोट और सैयदपुर को भी अपने अधिकार में कर लिया। फिर आगे चल करके जब इसका आक्रमण होता है 1524 में, 1524 में बाबर पेशावर का अभियान करता है, और उसी समय जब ये पेशावर का अभियान कर रहा होता है, पेशावर के अभियान के समय, पेशावर के अभियान के समय इसको ये खबर मिलती है कि दौलत खां और इब्राहिम लोदी, जो कि उस समय लोदी वंश का शासन था दिल्ली में, इब्राहिम लोदी के मतभेद की इनकी खबर मिल जाती है कि इनके बीच मतभेद है। और क्योंकि दौलत खां जो था उस समय पंजाब का गवर्नर था,
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाबर जब अपनी भारत अभियान पर था और उसने जब भारत पे आक्रमण किया, तो उस समय दिल्ली में सत्ता किसकी थी? दौलत खां अगर का इब्राहिम लोदी से मतभेद था तो दौलत खां कौन था? तो दौलत खां उस समय पंजाब का गवर्नर था। ये पंजाब का गवर्नर था और इसने पुत्र दिलावर खां को, इसका जो पुत्र था दिलावर खां, यही होता है ना कि घर का बेदी लंका ढाए, दिलावर खां को बाबर के पास भेज दिया। दिलावर खां को बाबर के पास भेजा। फोन तो था नहीं, तो इस बाबर के पास भेजा कि आप आएं और दिल्ली पर आक्रमण करें। और इसी समय बाबर के पास एक और संदेशा पहुंचा था, वो था राणा सांगा का। जो राजपूत शासक थे राणा सांगा ने भी बाबर को संदेश भेजा था कि वो आए और दिल्ली पर आक्रमण करें। तो बाबर को दो दो तरफ से आमंत्रण मिला, एक पंजाब का और दूसरे पंजाब से सटे हुए राजपूत शासक का, राणा सांगा का। इन दोनों का जब सहयोग मिला तो बाबर फिर दिल्ली की तरफ आया। दिल्ली का तरफ आता है तो फिर होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ अप्रैल 1526 ईस्वी में। इस युद्ध की क्या भूमिका रही मुगल शासन की स्थापना में? तो इस समय जैसे कि हमने कहा कि दिल्ली का जो सुल्तान था, या दिल्ली क्योंकि मुख्य होती थी, तो दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान। 1526 अप्रैल में फिर सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई। तो इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। इस युद्ध की खासियत ये रही कि बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। बाबर ने जो प्रयोग किया वो था तुलगमा युद्ध पद्धति, इसका बाबर ने प्रयोग किया। अब बाबर को क्योंकि पंजाब के गवर्नर दौलत खां, फिर उधर राणा सांगा, इनका सहयोग मिला, तो बहुत आसानी हुई कि वो इब्राहिम लोदी को हरा सके। बाबर ने जो तुलगमा पद्धति है, इसका इन्होंने जो ग्रहण किया था वो उज्बेकों से ग्रहण किया था। इस युद्ध में तोप सजाने में उस्मानी पद्धति,
उस्मानी पद्धति। उस्मानी पद्धति का इसने प्रयोग किया। इसे रूमी विधि भी कहा जाता है, एग्जाम में रूमी विधि भी आ सकता है, रूमी विधि, जिसमें होता क्या था कि दो गाड़ियां होती थी, इसके बीच में तोप रखी जाती थी और फिर उसको चलाया जाता था। तो दो गाड़ियों के बीच में तोप रख के चलाया जाता था। तोप खाने का नेतृत्व किया था बाबर की तरफ से। तोप खाने का नेतृत्व तोप खाने का जो नेतृत्व किया था वो किया था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। मुस्तफ़ा खां, इन दोनों ने तोप खाने का नेतृत्व किया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई, भारत में फिर अफगानों की जो सत्ता थी वो खत्म हो गई, लगभग आधी से भी बिल्कुल छीण हो गई। दिल्ली और आगरा पर बाबर ने अधिकार कर लिया और लोदी साम्राज्य के समस्त भाग, जहाँ जहाँ लोदी साम्राज्य का शासन था, उस पर उसका अधिकार हो गया बाबर का। इस युद्ध से बाबर को इतना लाभ हुआ कि बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया, चांदी का सिक्का बांटा। और चांदी का सिक्का बांटने के साथ साथ इसने कलंदर की उपाधि भी धारण की। कलंदर की उपाधि धारण की। बाबर ने कहा कि ये जो मैं युद्ध जीता हूं इसका श्रेय जाता है धनुर्धारियों को, जो धनुष बाजते, धनुर्धारियों को उसने इसका श्रेय दिया। अगला फिर 1526 में ये युद्ध खत्म होता है, ये युद्ध जीतता है बाबर। काबुल में धूमधाम से एक एक चांदी का सिक्का देता है काबुल निवासियों को। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध ये होता है 1527 ईस्वी में। में खानवा के युद्ध के बारे में बात करें तो ये युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा ने जब बाबर को आमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण का, तो उसने सोचा था कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा, दिल्ली की सत्ता को छीन करेगा और हमें मौका देगा कि हम दिल्ली पर अधिकार करें और खुद चला जाएगा। लेकिन बाबर आया तो दिल्ली पर अब उसने कहा कि हम यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित, क्योंकि उस समय बाबर परेशान था वहाँ पे, उसको हार का बार बार पराजित हो रहा था उज्बेकों से मध्य एशिया में, और वह भी वहाँ पर कई शक्तियाँ थीं। उसको वहाँ पर साम्राज्य बनाने का अवसर नहीं मिल रहा था। छोटे से राज्य में राज्य करता था काबुल पर। फिर उसने बाबर ने कहा कि अब हम तो दिल्ली एक मुख्य
सत्ता को जीत चुके हैं। तो बाबर ने कहा कि अब हम यहीं पर रहेंगे, अब यहीं पर साम्राज्य बनाएंगे। तो इससे जो चित्तौड़ के राजपूत थे राणा सांगा, अब इनके बीच युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा ने कहा अब तो ये गड़बड़ कर रहा है, बाबर यहीं रहेगा। 1527 में ये युद्ध लड़ा गया खानवा नामक स्थान पर, और इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। राणा सांगा की हार हुई और इस युद्ध में भी पानीपत की तकनीकों का प्रयोग किया। जो पानीपत में तकनीकों का प्रयोग किया था इसने, वैसा ही प्रयोग किया। क्योंकि खानवा के युद्ध में चित्तौड़ के नरेश राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी थी और राणा सांगा की तुलना में बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन की सुसज्जित ट्रेंड सेना थी इनकी। घुड़सवार अच्छे थे, तोपखाने थे, और इन सब के अलावा बाबर ने इस युद्ध में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध और जिहाद का नारा दिया। और जिहाद का नारा दिया। भय था कि सैनिक विचलित ना हो जाएं, तो इन्होंने जिहाद का नारा दिया बाबर ने। दूसरा और एक काम किया इन्होंने, बाबर ने एक और काम किया कि इसने अपने सैनिकों का जो मनोबल बढ़े, सैनिकों का मनोबल बढ़े, इसके लिए बाबर ने तमगा कर और व्यापारिक कर को खत्म कर दिया मुसलमानों से। इसके लिए मुसलमानों से तमगा कर और व्यापारिक कर खत्म कर दिया। व्यापारिक कर जो है वो खत्म कर दिया। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, राणा सांगा हारा। कहते हैं कि इसमें राणा सांगा ने क्षतिपूर्ति भी दी थी बाबर को। होता भी था, जो शासक हारता था तो विजय जीतने वाला शासक उससे क्षतिपूर्ति वसूल करता था। फिर आगे चल करके 1528 में बाबर एक और अभियान करता है, वो था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो कि बाबर ने 1528 में लड़ा। 1528 ईस्वी में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय, बाबर और जो चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय के बीच। मेदिनी राय इनके बीच चंदेरी का युद्ध हुआ। मेदिनी राय पराजित हुआ। मेदिनी राय पराजित होता है
और हजारों राजपूतों का यहाँ पे कत्ल किया गया, पराजित हुआ। फिर हजारों राजपूतों का कत्ल, ये जब ये विजय बाबर ने जीती चंदेरी की, तो इससे बाबर को एक लाभ ये हुआ कि वो आगे चल कर मालवा की विजय में ये विजय सहायक हुई। तो ये मालवा की विजय में सहायक हुई ये विजय। फिर बाबर चंदेरी के बाद फिर अगला इसका जो युद्ध होता है वो हुआ घाघरा के युद्ध, घग्घर जिसे कहते हैं, घाघरा का युद्ध। ऐसे घग्घर लिखा है कहीं पे, घाघरा का युद्ध। ये हुआ 1529 में। इस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की जो अफगान सेनाएं थीं, तो बंगाल और बिहार की संयुक्त तो अफगान सेना को पराजित किया। अफगान सेना को पराजित किया। तो इस युद्ध में बाबर ने जो अफगान सेनाएं थी, जो अफगानी, मैं बताया कि उनकी शक्तियां क्षीण हो गई थी, तो उनकी जो बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना था उसको पराजित किया। और इस सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था महमूद लोदी ने। तो इन सेनाओं का नेतृत्व जो किया था महमूद लोदी ने किया था। महमूद लोदी ने इन सेनाओं का नेतृत्व किया था। इन सब युद्धों के पश्चात अब बाबर का मन हुआ कि अब भारत पर अस्थायी रूप से अधिकार कर लिया जाए, और उसने अस्थायी रूप से अधिकार कर लिया। अब बाबर का जो क्षेत्र था वो बदख्शां से लेकर के बिहार तक फैल गया, जिसमें कहें कि काबुल, पंजाब, उत्तर प्रदेश के भी इलाके, ये सब इस क्षेत्र सम्मिलित थे। फिर बाबर बाबर की मृत्यु, बाबर की जो मृत्यु हुई वो हुई 26 दिसंबर 1530 को। 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हुई। आगरा में इसकी मृत्यु हुई। तो इस तरह बाबर केवल 4 वर्ष ही शासन कर पाया, क्योंकि 26 में इसने लोदी को हराया था और 30 में इसकी मृत्यु हुई। इसके शव को पहले आरामबाग में रखा गया, फिर आरामबाग से ले जाकर के, जब इसकी इच्छा थी कि इसका शव जो है काबुल में इसको दफनाया जाए, फिर इसको काबुल में
दफनाया गया बाद में। और यहीं काबुल में इसका बाबर का मकबरा भी है। बाबर का मूल्यांकन करें अगर, तो बाबर बाबर का मूल्यांकन, अगर बाबर का मूल्यांकन करें तो बाबर, पहला पॉइंट यही बनता है कि बाबर जो है एक योग्य सेनापति था। इसने एक योग्य सेनापति के अलावा शासक, महत्वाकांक्षी वास, ये सबसे अलग बात होती है कि महत्वाकांक्षी बादशाह, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी शासक का। ये पहली बार ऐसा शासक था कुषाणों के बाद कि जिसने काबुल से लेकर काबुल और कंधार को अपने नियंत्रण में किया था। पहली बार इसने तोपखाने और तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। पहली बार तोपखाने और तुलगमा पद्धति का प्रयोग, तुलगमा पद्धति का प्रयोग। इसने जो सड़कें थी, सड़कों की माप के लिए, सड़कों की माप हेतु गज ए बाबरी, गज ए बाबरी, आप देखेंगे कि सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी भी चालू किया था, तो गज ए बाबरी का शुभारंभ किया। बाबर अपने साथ दो महत्वपूर्ण खेल लेके आया, जिसमें एक इश्कबाजी था और एक गंजीफा था। इश्कबाजी एवं गंजीफा का खेल। गंजीफा होता था ताश के पत्तों का खेल, और इश्कबाजी को जो कबूतर लड़ाते हैं ना, कबूतरों का खेल। बाबर ने एक नए तरह की छंद मुबैयान का सृजन किया। तो मुबैयान का सृजन किया। इसके अलावा रिसाले उसज नामक एक पुस्तक भी लिखी, खत-ए बाबरी के नाम से, और नई शैलियां प्रारंभ की। क्योंकि बाबर जो है ये तुर्की भाषा का विद्वान था, तुर्की का बहुत बड़ा विद्वान था, तो तुर्की भाषा का विद्वान था बाबर। इसलिए जो इसने अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, वो इसने तुर्की में लिखी। ये बाग लगाने का शौकीन था। बाबर जो है ये बाग लगाने का शौकीन था। इसने आगरा में एक बाग लगवाया था। आगरा में ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया।
ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया था। और इस बाग को नूरे अफगान कहा जाता था। नूरे अफगान। बाबर प्रकृति प्रेमी था। ये बात उसने अपनी आत्मकथा में लिखी है। बाबर की जो बाबरनामा है उसने इसमें लिखा है कि भारत की जलवायु जो है उसका वर्णन किया है और कहा है कि यहाँ नदियों और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी वो भारत की नदियों और पहाड़ों से बड़ा ही मतलब आकर्षित हुआ था। बाबरनामा में उसने 4 पुस्तकों का भी जिक्र किया है, 5 राज्यों का, जिसमें बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी, और 2 जो हिंदू राज्य थे दक्षिण के, विजयनगर और मेवाड़, इन दोनों का उसने जिक्र किया है। दक्षिण का विजयनगर और उत्तर यानी राजपूत शासक मेवाड़। उसने कहा कि जो विजयनगर के शासक थे उस समय कृष्णदेव राय, बाबरनामा में तो कृष्णदेव राय को बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है उस समय का। बाबर ने ये भी कहा है कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं हैं, अक्लमंदी और प्रतिभा दुर्लभ है। बाबर ने कहा कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। तो ये कुछ चीज़ें उसने लिखी थी अपने बाबरनामा में।